अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। दिस इज़ इम्तियाज़ मलिक और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मॉक टेस्ट थर्ड ऑन इकोनॉमिक्स। दिस टेस्ट इज़ स्पेशली मेड फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बट इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एज वेल। इससे पहले भी मैंने कुछ टेस्ट अपलोड कर रखे हैं विच इंक्लूड्स स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। और ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये पढ़कर आपको क्या बोलना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड या दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसको करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास होती है, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास, इसलिए ये इसका गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी द इन्फ्लेशन हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन द रेंज ऑफ 4% ±2%। यस फ्रेंड्स, ये सही है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो इन्फ्लेशन हमें टारगेट करना है वो होना चाहिए अराउंड 4%। इसमें आप 4% में आप ±2% भी कर सकते हो, विच मीन्स 4 + 2 आया मैक्सिमम 6% और मिनिमम इसकी लिमिट रहेगी 4 में से 2 कर निकालो तो बाकी 2%। तो 2% से 6% के बीच में हमारी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। तो इसमें से सही कौन सा है, तो सिर्फ दूसरा वाला सही है हमारा, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, पॉपुलेशन, फूड ग्रेन, पर कैपिटा इनकम। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, सबसे पहले इस पे कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये जो टर्म है, टर्म किसने दी थी, ये टर्म दी थी प्रोफेसर राज कृष्णन ने, और ये कब दी थी, 1978 में। ये क्या इंडिकेट करता है, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950s टू 1980s। ठीक है ना, 1950 से 1980s तक जो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ था वो काफ़ी स्लो था, उसी को रिप्रेजेंट करता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और जो ग्रोथ थी वो कितनी थी, अराउंड 3.5%। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को हम किस में मेजर करते हैं, तो वो इन टर्म ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आएगा, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। इसका सही आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडियन रूपी इज फुली कन्वर्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, ऑप्शन है आपके पास, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, एक्सटर्नल एड एंड बोरोइंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो बीओपी के दो अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। इंडियन रूपी फुली कन्वर्टेबल होता है करंट अकाउंट में, फुली कन्वर्टेबल, और कैपिटल अकाउंट में पार्शल कन्वर्टेबल। आफ्टर ये सब कब हुआ, 1991 के बाद। तो इसमें फुली कन्वर्टेबल पूछा है तो करंट अकाउंट आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी का प्रिंसिपल नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। तो फुल एम्प्लॉयमेंट ये एक प्रिंसिपल होता है किसका, फिस्कल पॉलिसी का। प्राइस स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसका, फिस्कल पॉलिसी का। तीसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये भी इसका एक प्रिंसिपल होता है। रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, ये फिस्कल पॉलिसी का कंपोनेंट में नहीं आता है। तो इसमें से नॉट वाला पूछा, नॉट द प्रिंसिपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्मिथ, मार्शल, रॉबिन या फिर सैमुअल्सन।
फ्रेंड्स, स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी थी, कौन सी डेफिनेशन दी थी? वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन। मार्शल ने कौन सी दी थी? वेलफेयर डेफिनेशन। रॉबिन ने दी थी स्कार्सिटी डेफिनेशन और सैमुअलसन ने दी थी ग्रोथ डेफिनेशन। यहां पर कौन सा पूछा है? यहां पे स्कार्सिटी डेफिनेशन पूछी है, तो स्कार्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी है। क्वेश्चन नंबर 6, इंक्रीज इन डिमांड इज काज्ड बाय, ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन या फिर हायर सब्सिडी। तो डिमांड कब बढ़ती है? आपके पास सिंपल है कि डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। प्राइस जब बढ़ेगी डिमांड घटेगा, और प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है। अब देखेंगे यहाँ पर किस केस में क्या होता है। इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स इंक्रीज होने से क्या होगा? प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और उससे क्या होगा? डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा और उससे डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। हमें इंक्रीज इन डिमांड निकालना है। डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जब कम होगी तो पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन के घटने से डिमांड घटती है। हायर सब्सिडी, जब सब्सिडी ज़्यादा देगा गवर्नमेंट, उसका मतलब जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा लोगों के लिए और उससे क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन डिमांड के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज। देखो, प्राइस एंड सप्लाई के रिलेटेड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है या फिर इंक्रीज। एक साइड आप रख लो प्राइस और दूसरी साइड रख लो क्वांटिटी। तो सप्लाई के लिए जो कर्व होती है ना, वो कुछ ऐसे होती, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो लोग उतना ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, तो इसलिए रिलेशन क्या है इनका? पॉजिटिव। तो सही ऑप्शन है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर शॉर्ट रन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज देन पर यूनिट फिक्स्ड कास्ट इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, मे इंक्रीज और डिक्रीज। देखो, फिक्स्ड कास्ट होती है, फिक्स्ड कास्ट वो होती है जो शॉर्ट रन के लिए चेंज नहीं होती। सपोज हमारे पास फिक्स्ड कास्ट है 200, ठीक। अगर आप जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो कर रहे हो आप 20, तो आपकी पर यूनिट कास्ट कितनी निकलेगी? पर यूनिट कास्ट आपकी निकलेगी, इस 200 को डिवाइड करो 20 में, मतलब पर यूनिट फिक्स्ड कास्ट, और ये कितना हो जाएगा? ये इसको काट कर 10 बन जाएगा, मतलब पर यूनिट फिक्स्ड कास्ट आपकी 10 आएगी। वहीं अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज कर दोगे कितना? 25, अब पर यूनिट फिक्स्ड कास्ट कितनी आएगी? तो वो फिक्स्ड कास्ट तो उतनी ही रहेगी 200। अब 200 में ही आप 25 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, और जब आप इसको कट कर लोगे तो इसको 8 टाइम कटेगा। तो आप ये समझ रहे हो यहाँ से कि शॉर्ट रन के लिए पर यूनिट फिक्स्ड कास्ट जो है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इसका सही ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ऑब्टेन्ड व्हेन। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कास्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कास्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कास्ट। तो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब रेवेन्यू ज्यादा होगा, कास्ट कम होगा, मतलब टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कास्ट। ये कंडीशन होगी फर्म के प्रॉफिट होने की। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या इंक्लूड करता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह ऑप्शन है आपके सामने। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? FDI, या फिर इंक्लूड करता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर।
ये रहे 10 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के जो हमने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं। और एट द एंड में कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।